हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सो ये मेरी पहली क्लास है और ये मैंने स्पेशली खोला है बीएड के बच्चों के लिए स्टार्ट किया है ये क्लासेस, ताकि वो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम भी अच्छे से दे सके। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं उनके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम के होते हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं। तो इस ढंग से मैं यहाँ पर टीचिंग करूँगी और आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी, जिससे आपको सेमेस्टर में भी आप अच्छा स्कोर करो और एज वेल एज आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी उसकी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, तो पहले आज जो मेरी क्लास है वो बेसिकली स्टार्ट होगी आपकी एजुकेशन जो वैदिक एज में दिया जाता था उस पर ये मैंने लेक्चर लिया हुआ है। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक एज में शिक्षा। तो कैसी शिक्षा होती थी, किस तरह की वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, क्या पाठ्यक्रम होता था और क्या विशेषताएं थी वैदिक एज की, इन सब से ही क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हम ये सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात कि वैदिक एज कब से कब तक था, वो 2500 बीसी से लेकर के हमारा चलता था 500 बीसी तक। ठीक है, इसके बीच में जो एजुकेशन दी जाती थी उसका पैटर्न क्या था वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं कि एजुकेशन का क्या मीनिंग होता था वैदिक साहित्य में। तो इसके अर्थ को समझने के लिए हमें दो तरह से हमें इसको समझना होगा। बेसिकली इसका एक व्यापक अर्थ होता था और एक सीमित अर्थ होता था। तो मैंने पहला लिखा है वाइड इंटरप्रिटेशन, मतलब इसके व्यापक अर्थ को हम समझेंगे। क्या होता है शिक्षा का व्यापक में अर्थ? तो जो इंसान को सभ्य बनाए, उन्नत बनाए, वही शिक्षा है, ऐसा माना जाता था वाइड इंटरप्रिटेशन में। और नैरो इंटरप्रिटेशन में कहा जाता था ऐसी शिक्षा जो हम औपचारिक रूप से लेते हैं, जो हम गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके कोई बच्चा स्कूल में जाता है जो शिक्षा लेता है, वही हमारी सीमित अर्थ में शिक्षा होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। ये हमारा है ऑब्जेक्टिव एंड आइडियल्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि उद्देश्य को हम समझेंगे कि जो वैदिक एजुकेशन दी जाती थी उसका उद्देश्य क्या होता था। तो सबसे पहला इसमें है हमारा पॉइंट, ज्ञान एवं अनुभूति पर बल। मतलब जो हमारा उद्देश्य था शिक्षा का वो पहला यह था कि बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, जो भी शिक्षा दी जाए उससे उनके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए। ज्ञान किस तरह का? ज़्यादातर हमारा उस समय का जो लक्ष्य होता था वो ये होता था कि मोक्ष प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य के अंदर जिस तरह का ज्ञान होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे वो सत्य और असत्य के बीच में भेद कर पाए, करणीय अकरणीय के बीच में भेद कर पाए, है ना? और जो भौतिक आध्यात्मिक इन सब की उपलब्धियों के लिए मार्गदर्शक भी हो, ऐसा ज्ञान की आवश्यकता थी। तो उस पे ही फोकस किया जाता था। दूसरा उद्देश्य क्या था? चित्त वृत्तियों का निरोध। चूंकि मोक्ष ही हमारा परम उद्देश्य था वैदिक एज में, तो क्या होता था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा का उत्थान करने पे बल दिया जाता था। लेकिन आत्मा का उत्थान ये कैसे होगा? तो इसके लिए वहाँ के जो उस समय ऋषि लोग जो शिक्षा देते थे गुरुकुल में, वो कहते थे जप, तप और योग, इन्हीं के द्वारा हमारे आत्मा का उत्थान हो सकता है। लेकिन किसी भी तप को करने में या फिर जप को करने के लिए हमारी आत्मा होती है, हमारी सोल होती है, इसको क्या होना चाहिए? बहुत सारी बाधाओं से, जो एक्सटर्नल बाधाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं मोह माया, उससे अलग होना चाहिए। तो हमारी वृत्तियों का निरोध करना पड़ता है हमें, है ना? जो हमारी इच्छाएं हैं उन पर कंट्रोल करना होगा, तब जाके हमारा जो तप होगा वो सक्सेसफुल होगा। ठीक, इस तरह से जब हमारा तप सक्सेसफुल होगा तो हमारी आत्मा जो है वो शुद्ध हो जाएगी। हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारा थर्ड जो उद्देश्य था वो था स्वास्थ्य संरक्षण एवं वृद्धि। तो स्वास्थ्य संरक्षण एवं वृद्धि ये क्या था एजुकेशन का उद्देश्य? ये क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि जब भी हम मोक्ष प्राप्ति के लिए तप करेंगे या फिर कोई धर्म में हम मन लगाएंगे, तो तभी लगा पाएंगे जब हमारा शरीर क्या होगा? स्वस्थ होगा, हमारा मन क्या होगा? वो निर्मल होगा। बिना इसके तो हमारा किसी भी अध्यात्म में मन नहीं लगेगा। तो स्वास्थ्य संरक्षण पर सिर्फ इसी पर्पज से क्या किया जाता था? बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उसके लिए करते क्या थे? उसके लिए क्या होता था? गुरुकुलों में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डला दी जाती थी व्यायाम करने पर, और फिर उसके बाद भोजन, फिर जो भी दिनचर्या रहती थी उसका पालन कराया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। तो वैदिक काल में क्या होता था ना कि ईश्वर की भक्ति पर ज़्यादा फोकस होता था। लोगों को ये लगता था कि जो ऋषि मुनि होते थे वो कहते थे अगर ईश्वर भक्ति आप करते हो, धार्मिक होते हो, तो आपको शीघ्र मुक्ति मिल जाती है।
इसलिए वो मानते थे। तो एक स्टेटमेंट है, सा विद्या या विमुक्तये, यानी शिक्षा वही अच्छी है जो आपको मुक्ति दिला दे। ठीक है, तो इस तरह से फिर ईश्वर भक्ति में भी लोग ध्यान देने लगे। उसके बाद क्या एक उद्देश्य था कि राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार किया जाए। क्या होता था कि पिता क्या करता था, वो अपने पुत्र को दक्ष बनाता था। मतलब हम लोगों को जो कुछ भी आता है हम वो चीज़ें हस्तांतरित करें, वो ताकि आगे की पीढ़ी को भी मिल सके। तो ब्राह्मण क्या करता था, वेदों का अध्ययन करता था। आर्य लोग क्या करते थे, वो वैदिक साहित्य के किसी भी भाग का अध्ययन करते थे। और वेद मंत्रों का क्या किया जाता था, गुरुकुल में उच्चारण कराया जाता था। इन्हीं सब के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है उसके संरक्षण के बारे में शिक्षकों द्वारा क्या किया जाता था, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के छात्रों को ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र का निर्माण। ये भी एक उद्देश्य होता था उस समय शिक्षा का। चरित्र निर्माण क्यों, क्योंकि चरित्र निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या सीखना होगा, हमें धर्म के बारे में पता होना चाहिए, नीति शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए जो गुरुकुल होते थे वो धर्म की शिक्षा भी देते थे और नीति शास्त्र की भी शिक्षा देते थे। ब्रह्मचर्य का पालन भी करना सिखाया जाता था वहाँ पर, और आत्मनियंत्रण पर भी बहुत बल दिया जाता था। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो गायत्री मंत्र का ज्ञान रखता है, सिर्फ गायत्री मंत्र का ज्ञान रखता है, लेकिन वो चरित्रवान है, अगर वो चरित्रवान है तो वो इंसान ज़्यादा ज्ञानी कहलाएगा उस इंसान से जो चरित्रहीन है और उसे बहुत सारे वेदों का ज्ञान है। तो मतलब ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपको चीज़ें, आपने ज्ञान तो पढ़ ली, रट ली, लेकिन क्या है उसको अपने जीवन में आपने उसे अडॉप्ट नहीं किया। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ये ज्ञान आपके लिए क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व का विकास। इस पे भी बहुत ध्यान दिया जाता था। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या किया जाता था वैदिक काल में, हमें सिखाया जाता है कि कैसे आत्म संयम रखें, आत्मविश्वास कैसे अपने अंदर भरें और कैसे आत्मसम्मान के लिए कार्य किया जाए। इन सब चीज़ों पे फोकस करके ही व्यक्तित्व निर्माण कराने की कोशिश की जाती थी। बेसिकली विवेक, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों का भी विकास होता था। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एर्थ, नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन, इसमें क्या होता था, मतलब कोई भी नागरिक है उसे ये पता होना चाहिए कि हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य है ना, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर आपके घर में मेहमान आ जाता है, अगर आपको ये पता ही नहीं कि आपको अतिथि देवो भव हमारे यहाँ कहा जाता है, तो हमें क्या करना है, अतिथियों का सम्मान करना है। तो ये सब चीज़ें प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। तो वैदिक काल में भी इसकी बहुत शिक्षा दी जाती थी कि नहीं, अतिथियों का सम्मान करो और उनसे अच्छे से व्यवहार करो, है ना। और इसी वजह से क्या होता था कि ये सब चीज़ें इम्प्रूव की जाती थी उनके शिक्षा में। फिर हमारा 9th पॉइंट है सामाजिक कुशलता की उन्नति, यानी प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी। जो सामाजिक कुशलता से क्या मतलब है, देखो यहाँ सामाजिक कुशलता का मतलब इससे सिंपली इतना है कि जो भी इंसान जिस चीज़ में योग्य है, जिसको जो चीज़ें आती हैं, उससे रिलेटेड स्किल्स उसके अंदर डेवलप कराई जाए, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो क्या हो जाए, उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रवीण हो जाए। उसको कहते हैं प्रवीण हो जाना, स्किल्ड हो जाना। तो इससे क्या करेगा कि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। तो गुरुकुलों में बेसिकली ये शिक्षाएँ दी जाती थी, है ना। तो क्या होता था कि धीरे-धीरे ये उत्तर वैदिक काल में जब हम पहुँचे, तो उत्तर वैदिक काल में थोड़ी-सी चीज़ों में डिफ़रेंस आया कि अब यहाँ पर योग्यता के अनुसार लोगों को चीज़ें नहीं सिखाई जाती थी। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था आ गई थी। तो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन दी जाती थी। जैसे ब्राह्मण होता था उसे कर्मकांड का अध्ययन करने का, अध्यापन करने का, इससे रिलेटेड एजुकेशन मिलती थी। क्षत्रिय को शासन कार्य कैसे करना है, युद्ध कौशल कैसे करना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। वैश्य के लिए कृषि, पशुपालन, व्यापार, इन सब से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसमें तीनों को शिक्षाएँ मिलती थी। जैसे चिकित्सा विज्ञान की अगर बात करें, तो वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को ही शिक्षा मिलती थी। अच्छा, सबसे जो बुरी कंडीशन उस समय थी वो शूद्र की थी, और नहीं तो फिर कुछ स्त्रियों की भी, उत्तर वैदिक काल में। तो क्या होता था, शूद्रों को तो शिक्षा से एकदम वंचित रख दिया गया था। उनको कहा जाता था नहीं, वो सिर्फ सेवा कार्य के लिए है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आध्यात्मिक उन्नति। इसका क्या मतलब है?
क्या आवश्यकता थी, इस पे क्यों फोकस किया गया? आध्यात्मिक उन्नति इसलिए आवश्यक थी क्योंकि हमें हमारा, मैंने बताया कि वैदिक काल में क्या है, सबसे ज़्यादा हम सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की ओर ध्यान देते थे। मोक्ष हमें कैसे मिल जाए, क्या चीज़ें हम सीख लें कि हमें जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्ति हो। तो अब इसके लिए आध्यात्मिक उन्नति करना होता था। कैसे करते थे? भाषा का, साहित्य का, धर्म, नीति शास्त्र, इन सब का ज्ञान कराया जाता था। ईश्वर भक्ति में लोगों की मतलब ईश्वर भक्ति के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता था। उन्हें कहा जाता था धर्मानुकूल आचरण करिए, इन सब से आपको क्या होगा? मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये सब कुछ क्या थी इसकी, इसके कुछ आइडियल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हमारा नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हेडिंग वो है मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक पीरियड एजुकेशन। तो मेन फीचर जो है, जो भी विशेषताएं हैं वैदिक पीरियड में शिक्षा की, अब हम उसको पढ़ेंगे। पहला हमारा है विद्यारंभ सेरेमनी और दूसरा है उपनयन सेरेमनी। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, विद्या आरंभ सेरेमनी मतलब विद्या आरंभ करने की क्या है? संस्कार। तो विद्या पहले भी और अभी भी एक ही चीज़ है, कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले घर से शुरू होती है। माँ को ही पहली शिक्षिका माना गया है। तो वैदिक काल में भी क्या होता था, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, लगभग 5 साल का, तो उसे कुछ चीज़ों का ज्ञान कराया जाता था। जैसे उसे अक्षर ज्ञान कराए जाते थे, शब्द ज्ञान कराए जाते थे। तो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती थी, थोड़ा बहुत गणित की चीज़ें बताई जाती थी उसे, ताकि जब वो गुरुकुल में जाए तो वहाँ पे उसे अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके। अच्छा, फिर उपनयन संस्कार ये कहाँ पर होता था? जब बच्चे को ले जाया जाता था गुरुकुल में, तो वहाँ पर होता था उपनयन संस्कार। उपनयन का क्या मतलब है? उपनयन का मतलब है कि पास ले जाना, मतलब जो एजुकेशन होगी बच्चे की, बालक की, वो गुरु के पास रह कर के ही उसे लेनी होगी। उपनयन संस्कार में होता क्या था कि जब बालक जाता था गुरु के पास, तो वहाँ पर गुरु से क्या करता था, सावित्री मंत्र जो है वो देता था, उसको बोलने के लिए कहता था। उसके बाद क्या करता था, जब वो सावित्री मंत्र बोलना सीख जाता बालक, तब उसकी शिक्षा, एजुकेशन स्टार्ट होती थी। और जब तक उसकी एजुकेशन खत्म नहीं होती, उसे वहीं गुरुकुल में ही रहना पड़ता और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ता था। उपनयन संस्कार को बालक का दूसरा जो है वो जन्म भी मानते हैं। दूसरा जन्म मतलब पहला तो क्या हुआ, वो उसने जो विद्या आरंभ करी घर पे, वो वहाँ पे एक जन्म था बच्चे का। दूसरा जन्म कहाँ? जब गुरुकुल में वो आया, उसने उपनयन संस्कार उसका हुआ, तब वहाँ पे उसका दूसरा जन्म हुआ। क्योंकि अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा? अध्यात्म की शिक्षा लेगा। अब देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के जो बालक होते थे, इनके लिए तो उपनयन संस्कार बहुत ही आवश्यक था, और शूद्रों के लिए तो मैंने बताया शिक्षा ही आवश्यक नहीं थी। तो इसीलिए इन तीनों वर्णों को ही क्या कहा जाता था? द्विज कहा जाता था। द्विज का मतलब क्या है? द्विज का मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में भी, इसका मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि वैदिक काल में किस तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते थे, यानी शिक्षण संस्थान कैसे होते थे। तो पहले सिर्फ 2 ही तरह के शिक्षण संस्थान माने जाते थे। एक तो प्राइमरी स्कूल, जिसको प्रारंभिक विद्यालय बोलते थे, और दूसरा हम बोलते थे फैमिली स्कूल और पारिवारिक विद्यालय। ठीक है। तो जो प्रारंभिक विद्यालय, मैंने पहले ही बोला, प्रारंभिक विद्यालय कुछ नहीं होता था, बस आपका घर पे आप जो शिक्षा ले रहे हैं, तो आपका जो घर है वही सब कुछ क्या है? आपका प्रारंभिक विद्यालय है। ठीक है। यहाँ पर आपको शब्द ज्ञान करा दिया जाता था, भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान करा दिया जाता था, और गणित का भी, क्योंकि जब आप गुरुकुल में जाएं तो आप अच्छे से वहाँ पर एजुकेशन ले सकें। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि गुरुकुल में प्रवेश से पहले की शिक्षा प्रारंभिक विद्यालय में होती थी, जो कि एक घर होता था बेसिकली। फिर हमारा फैमिली स्कूल आ गया। फैमिली स्कूल क्यों बोल रहे हैं? या फिर पारिवारिक विद्यालय, इसको दूसरा नाम है हमारा गुरुकुल। फैमिली स्कूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बच्चा अब पूरी तरह से अपने परिवार से कट करके गुरुकुल में रहने लगेगा, वहीं एजुकेशन कर लेगा, वहाँ पे रहने सहने का ढंग भी उसका गुरुकुल के हिसाब से ही होगा। तो शिक्षा लेने के साथ साथ उसके जीवन यापन जो है चलेगा, वो भी गुरुकुल के हिसाब से ही चलेगा। लगभग 12 वर्ष तक वहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी बच्चों को उस समय पर। ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गुरुकुल जो है वो, गुरुकुल भी हाँ के भी कई प्रकार थे, तो थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें
टोल क्या है, घटिका क्या है, चरण क्या है, चतुर्पक्षी क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, टोल क्या होता था? टोल वो गुरुकुल होता था जहाँ पर भाषा और साहित्य की उच्च शिक्षा दी जाती थी। घटिका क्या होती थी? घटिका भी एक तरह का गुरुकुल था जहाँ पे भाषा भी की भी शिक्षा मिलती थी, साहित्य की भी, धर्म, दर्शन, नीति शास्त्र, इन सब का भी विशेष ज्ञान कराया जाता था। चरण के बारे में अगर हम बात करें तो गुरुकुल में किसी भी वेद का अगर कोई विशेष अंग उसका ज्ञान दिया जा रहा है, किसी विशेष तरह से दिया जा रहा है, तो उसे क्या कहते थे? चरण। उस गुरुकुल को चरण कहते थे। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है चतुर्पक्षी। हिंदी में आप लोग समझते जाइएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ लिख लीजिएगा। चतुर्पक्षी, तो चतुर्पक्षी में क्या होता था? चारों शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे दर्शन, पुराण, व्याकरण और राजनियम। ये हमारे चार क्या होते थे? शास्त्र होते थे, इनकी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। अब हमारा ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख रखा है, आप लोग चाहें तो इसके स्नैपशॉट ले लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एंट्रेंस, मतलब कि कैसे उनका प्रवेश होता था गुरुकुलों में। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा है, बस बच्चों को क्या किया जाता था, वो घर से जब आते थे उनके वस्त्र वस्त्र उतार करके ब्रह्मचारी की तरह उन्हें वस्त्र पहना दिए जाते थे। अपने कभी गूगल पे आप डाल के देखिएगा, आपको दिखेगा धोती कुर्ते टाइप का। हाँ, और उसके बाद मेखला धारण कराई जाती थी। हाथ में समिधा होती, समिधा मतलब एक लकड़ी होती थी, वो ले लेते थे और उसके बाद वो गुरु के सामने जाते थे। गुरु क्या कर देता था? गुरु बच्चे से पूछता था, कस्य ब्रह्मचारी असी, तो मतलब तुम किसके शिष्य हो? तो बच्चे को ये उत्तर देना होता था, तो वो कहता था नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ। फिर उसके बाद क्या होता था, उसको यज्ञविधि के सामने बैठा देते थे और यज्ञविधि के पास बैठ करके वो देव मंत्रों की आराधना कराई जाती थी। फिर उसके बाद उसको जनेऊ धारण करा दिया जाता था। अब वो जब तक शिक्षा लेगा तब तक ये जनेऊ धारण करेगा। ठीक है। इसके बाद वो नियम वियम जैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, ये सब कुछ कसमें खाता था वहाँ पर। फिर उसके बाद उसकी वहाँ से एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे उसके रहने की व्यवस्था कर दी जाती थी, खाना पीना सब कुछ भी गुरुकुल के हिसाब से ही होता था। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बच्चे, जो भी बालक एजुकेशन लेने के लिए गुरुकुल में जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अंतेवासी। अंतेवासी का मतलब ये होता है कि गुरुकुल में गुरु के पास रहकर कुछ शिक्षा ग्रहण करे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। वो हमारा कैसी वो कपड़े पहनते थे, यानी हाँ, यूनिफॉर्म इन गुरुकुल, कैसी उनकी यूनिफॉर्म होती थी। अच्छा, यहाँ पे भी कास्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती थी। कपड़े कैसे पहनने हैं ये आपकी कास्ट के हिसाब से। ब्राह्मण है तो ऊपर का कपड़ा उसका कैसा होगा? वो काले रंग के हिरण का होगा, है ना। अगर क्षत्रिय है तो वो धब्बेदार हिरण के कपड़े पहनेगा ऊपर की तरफ, और अगर वैश्य है तो वो क्या करेगा? वो बकरे की खाल पहनेगा, है ना। और जो शरीर का नीचे वाला पोर्शन होता था, तो कमर से नीचे वहाँ पे कैसे पहनेंगे? वहाँ पे अगर ब्राह्मण है तो वो सन के कपड़े बनाकर उसको लपेटता, सन लपेटता था। सन के कपड़े क्या, सन होता है चीज़, उसी को लपेट लेता था। और क्षत्रिय क्या करता था? वो रेशम के वस्त्र होते थे, उसे वो लपेटता था, है ना। और वैश्य क्या करता था? वैश्य ऊन के बने हुए कपड़ों को पहनता था। इसी तरह से उनकी मेखलाएं भी अलग अलग होती थी कास्ट के हिसाब से। ब्राह्मण है तो मूंज की मेखला होगी, अगर क्षत्रिय है तो ताँत की, और अगर तुम्हारा ये मतलब वैश्य है तो वो सन की मेखला पहनता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं हम लोग करिकुलम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम कैसा होता था, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए कि वैदिक काल में किस तरह का पाठ्यक्रम चलता था। ठीक। तो वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम को डिवाइड किया गया है, दो तरह से किया गया है। एक तो हमारा है, पाठ्यचर्या के दो रूप हैं। पहला तो मैंने लिखा है फिजिकल करिकुलम, जिसको हिंदी में अपरा पाठ्यचर्या बोलते हैं। दूसरा है हमारा स्पिरिचुअल करिकुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं? परा पाठ्यचर्या। तो अपरा पाठ्यचर्या में जैसे नॉर्मल एजुकेशन होती थी, व्याकरण हुआ, अंकशास्त्र, कृषि, पशुपालन, या फिर ये तुम्हारा रंगाई बुनाई, मतलब ऐसी जो स्किल्स बेस्ड कुछ चीज़ें होती थी वो सब सिखाई जाती थी। और परा में क्या होता था? परा का मतलब हो गया अध्यात्म की ओर। तो अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें जैसे वेद वेदांग पढ़ाए जाते थे, उपनिषद के बारे में बताया जाता था, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता था। और ईश्वर भक्ति कैसे की जाए, इन सब से रिलेटेड प्रशिक्षण दिए जाते थे। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी जो हमारा शिक्षा होता था उसका स्वरूप क्या था वैदिक काल में। कभी कभी पूछा जाता है कि वैदिक काल में शिक्षा का स्वरूप बताइए। तो देखिए,
इसको जब हम लिखेंगे तो उसके अंदर बेसिकली ये 4 हेडिंग्स आती हैं। पहला है रिलीजन यानी धर्म। धर्म का क्या मतलब हुआ कि ज्ञान का अर्जन धर्म के द्वारा और धार्मिक कर्तव्य के रूप में होता था उस समय पर ना। उस समय एक मिर्डल थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि शिक्षा जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले धार्मिक व्यक्तियों के निर्देशों का संकलन थी। मंत्रों, देव गीतों, धर्म ग्रंथों का उस समय तक पाठ किया जाता था जिस समय तक वे कंठस्थ नहीं हो जाते थे। ठीक है, तो मतलब धर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था शिक्षा में। ठीक है, दूसरा जो वैदिक काल की शिक्षा थी वो क्या थी, हमारी फ्री एजुकेशन थी, यानी निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। जो गुरुकुल में टीचर होते थे पहले पहले पैसे नहीं दिए जाते, फीस नहीं दी जाती थी। वो पढ़ाते थे बच्चों को। पढ़ाने के बाद क्या होता था, जो बच्चा होता था जब वो एजुकेशन कंप्लीट कर लेता था तो कुछ ना कुछ दक्षिणा देके जाता था। तो दक्षिणा में चाहे आपके पास जो कुछ भी है, मान लो घर है देना चाहते हो, ज़मीन देना चाहते हो, अनाज देना चाहते हो, तो वो सब देके जाते थे। और इसी वजह से उस समय जब निःशुल्क शिक्षा थी तो वो शिक्षा सभी को मिल पाती थी। हमने थर्ड में लिखा भी है पब्लिक। पब्लिक मतलब निःशुल्क होने के कारण शिक्षा क्या थी, सबके लिए थी, है ना। जो मनु है वो लिखते भी हैं कि राज्य और समाज को 5 या 8 वर्ष की आयु के पश्चात बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य बना देना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने बच्चे को इन आयु के पश्चात घर पर रखेगा उसे दंड भी दिया जाना चाहिए। ठीक। फिर हमारा जो शिक्षा का स्वरूप उसमें, अच्छा शिक्षा जब उस समय शिक्षा दी जाती थी तो पहले इतनी सारी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वहाँ पर गुरु की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ परसेप्टर मैंने लिखा है, यानी गुरु की उपस्थिति। तो गुरु की उपस्थिति होना बहुत आवश्यक था। जो भी कार्य होता था उस समय क्या होता था, गुरु की उपस्थिति में होता था। पहले पेपर वर्क नहीं होता था, बात ये भी है। ज़्यादातर शिक्षा लोग सुनकर देखकर मतलब ऐसे लेते थे ना, प्रकृति में लेते थे। तो गुरु की उपस्थिति का होना बहुत ही आवश्यक हुआ। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हो गया हमारा फॉर्म ऑफ एजुकेशन। फिर हमारा आ गया टीचिंग मेथड एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन। टीचिंग मेथड यानी जो शिक्षण दिया जाता था उसका क्या तरीका होता था, किन विधियों के द्वारा। जैसे आज हम बहुत सारी चीज़ें स्लाइड शो करते हैं और क्या प्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाते हैं, मतलब चीज़ों को कभी कभी लैब में भी बच्चों को ले जाते हैं। तो इससे क्या होती थी, एजुकेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाती। पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें होती थी, कुछ तरीके होते थे पढ़ाने के कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें चीज़ें आ जाए। अब उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वहाँ पे तरीका कुछ अलग रहा होगा। हम उन तरीकों के बारे में पढ़ते। पहला हमारा जो है वो है मेथड ऑफ इमिटेशन, रिपीटिशन एंड क्रैमिंग। हिंदी में इसका मतलब हुआ अनुकरण, आवृत्ति और कंठस्थ विधि के द्वारा सिखाना। इसमें क्या कराते थे कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा इसी विधि से दी जाती थी और उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु क्या करता था, जितने भी शिष्य होते थे उनको मंत्रों का उच्चारण करवाता था। शिष्य उन्हें सीखते थे, उन्हें उच्चारित करते थे और उन्हें रट लेते थे, इसको कंठस्थ करना। आज हमारा एनसीएफ बोलता नहीं, रटने पे फोकस नहीं करना है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चों को आज रटने पे फोकस नहीं कराया जाता, लेकिन पहले उनको रटने पे फोकस कराया जाता था। अगर वो याद नहीं करेंगे तो वो स्टोर करके कहाँ रखेंगे, क्योंकि पहले तो ना कंप्यूटर होता था ना कोई लिखने की सामग्री होती थी, तो उन्हें वो चीज़ें याद करके अपने माइंड में ही रखनी होती थी। इसीलिए पहले रटने पे बहुत फोकस किया जाता था वैदिक काल में। सेकेंड क्या हुआ, सेकेंड हमारा मेथड ऑफ एनालिसिस एंड इलस्ट्रेशन। इसमें क्या है, इसका हिंदी में मतलब हुआ व्याख्या एवं दृष्टांत विधि। अच्छा, व्याख्या एवं दृष्टांत विधि मतलब जो भी मंत्रों का उच्चारण वो कराएगा शिक्षक, ठीक है, उच्चारण करवाने के बाद उसे वो क्या करता था, व्याख्या करता था, किसका क्या मतलब हुआ, उसके अर्थ को बताता था। अर्थ को बताते समय वो कोई ना कोई एग्जाम्पल्स देता था, सूरज, चंद्रमा, जो भी प्रकृति से रिलेटेड एग्जाम्पल है जो बच्चे देख सकते हैं उससे भी एग्जाम्पल देता था। इसीलिए क्या बोलते थे, इसे व्याख्या और दृष्टांत विधि कहते थे। फिर नेक्स्ट है मेथड ऑफ क्वेश्चन आंसर, डिस्कशन एंड डिबेट। इनमें क्या होता था कि कृषि, पशुपालन, कला कौशल आदि जो है विषयों की शिक्षा इस विधि से दे दी जाती थी। इसमें होता क्या था कि जो शिष्य होता था इन सबका अनुकरण करता था, अभ्यास करता था और इसमें दक्ष हो जाता था। एग्रीकल्चर के लिए उसे खेतों के पास ले जाते थे, दिखाते थे खेती कैसी होती है। फिर पशुपालन के लिए जो स्टूडेंट रहते थे गुरुकुल में उन्हें गाय वाय चराने के लिए भी भेजा जाता था, तो पशुपालन कैसे करते हैं ये भी वो सीखते थे, है ना। जड़ी बूटियाँ ला करके उनको आयुर्विज्ञान का भी ज्ञान कराया जाता था, तो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ उन्हें सिखाई जाती थी। नेक्स्ट क्या है, लिस्टरिंग, मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, है ना। इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब हुआ श्रवण मनन चिंतन विधि। ठीक है, तो लिसनिंग मेडिटेशन एंड कन्वे, हाँ यस, लिसनिंग मेडिटेशन एंड चिंतन विधि मतलब सुनना है आपको, सुनने के बाद ध्यान में रखना है उसको, उसके बाद क्या करना है, फिर वो चीज़ों को चिंतन मनन के द्वारा उसको समझना है। जब भी वेद मंत्र का व्याख्या की जाती थी तो स्टूडेंट लोग उस समय क्या करते थे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनते थे, क्योंकि कहीं रखने स्टोर करने की जगह क्या होती थी उनकी, सिर्फ मस्तिष्क होता था जहाँ वो स्टोर कर सकते थे। उसे बहुत अच्छे से सुनते थे, उन मंत्रों का मतलब समझते थे, फिर उस पर विचार करते थे कि हाँ ये मंत्र किस तरह से कितने अच्छे हैं, फिर रोज़ उसकी प्रैक्टिस भी करते थे, है ना। इसलिए ये होता था। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट के बाद फिफ्थ है मेथड ऑफ लॉजिक, तर्क विधि। तर्कशास्त्र से कैसे शिक्षा दी जाती थी। तर्कशास्त्र जो होती थी उसका विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था बेसिकली, है ना। इस विधि के 5 पद थे। पहला था प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा अनुप्रयोग और पांचवा था निगमन। ठीक, फिर हमारा आता है कहानी विधि या फिर स्टोरी मेथड। इसमें क्या होता था, उत्तर वैदिक काल में आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमार जो होते थे उनको क्या किया कि नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियां रची, है ना। ये कहानियां पंचतंत्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहित भी कर ली गई। कहानी सुनाने के बाद आचार्य जो होता था वो शिष्य से अपने प्रश्न पूछता था, और अंतिम प्रश्न यह था, इस कहानी से आपकी क्या शिक्षा मिलती है। जब ये प्रश्न उठता था तो बच्चे क्या होते थे, उसका पूरा कंक्लूजन निकाल के बताते थे, तो पता चलता था कि हाँ उस कहानी का मोरल वैल्यूज जो होती थी वो उसके अंदर आते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या था, किस माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। आज तो अंग्रेजी हिंदी और उसके अलावा कुछ कुछ जगहों पे लैंग्वेज क्लासेस चल रही हैं, तो वो अलग से उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन जनरली इंग्लिश और हिंदी में आजकल की एजुकेशन अवेलेबल है, दी जाती है। और पहले वैदिक काल में माध्यम क्या था, वो सिर्फ संस्कृत था, है ना। तो इस तरह से शिक्षा दी जाती थी। अभी इसमें हमें वैदिक एज में बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ रखूँगी, आप वो मेरे इस पूरे वीडियोज़ को देखने के बाद आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, और मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा सेमेस्टर एग्जाम्स में। और ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।